वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस लेसन को पढ़ रहे थे उस लेसन का नाम था विलियन, और विलियन वाले लेसन में हमने कई सारे वीडियो आपको अपलोड करके दिए हैं, जिसमें हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे उसका नाम था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या जिसको बोलते हैं अणुसंख्य गुण। आपको बताया था कि विलयन के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति, उनके संगठन इत्यादि पर निर्भर नहीं करते हैं। उन गुणों को हम अणुसंख्य गुण कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये चार होती हैं और चारों में आपको दो को बताया जा चुका है। इसमें पहला था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसमें आपने राउल्ट का नियम वगैरह पढ़ा था। दूसरा अणुसंख्य गुण था परासरण दाब, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको डिस्कस किया था। दो अणुसंख्य गुण और हमारे बच जाते हैं। इन अणुसंख्य गुण को पढ़ना अनिवार्य है। दोनों अणुसंख्य गुण में से किसी एक को अगर आप पढ़ लेते हो तो दूसरा लगभग वैसा ही है, एक जैसा नहीं है, अंतर है उनमें, बट सिमिलरिटीज़ काफ़ी सारी है। तो हम जिस अणुसंख्य गुण को आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन, या जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिंपल और बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिए, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको ध्यान से देखिए, और साथ में कॉपी पेन ले करके इसको साथ में नोट डाउन कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद जो आपने नोटिंग करी हो उस नोटिंग के बिहाफ पर आप वीडियो रिवीज़न कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इसको किताब से जब पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर खुद ब खुद हो जाएगी। इसलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें और सीखें। सबसे पहले हम लोगों को जो टॉपिक आना चाहिए उस टॉपिक का नाम है कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आप सभी को बच्चों को पता है, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उस तापमान को हम उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये आपको पता है। या इसी को हम ऐसे कहते हैं, जिस तापमान पर विलयन का या कोई भी द्रव है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। ध्यान से समझना, आपको परिभाषा जो आती है उसे थोड़ी सी डिफरेंट करके लिख रहे हैं। वह तापमान जब विलयन का, वह तापमान जब विलयन, या आप द्रव कर लो, जब द्रव का वाष्प दाब, जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। जैसे हम कोई द्रव लिया, हमने उस द्रव में वेपर्स बनती है। हमने द्रव को गर्म किया तो वेपर्स ज़्यादा बनेगी, हमने द्रव को और गर्म किया वेपर्स और ज़्यादा बनेगी। तो वो जो वेपर्स है, वो जो वाष्प है, वो द्रव की सतह पर दबाव लगाती है, उसको हम बोलते हैं द्रव का वाष्प दाब। तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, और जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, मगर जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं या किसी चीज़ को निर्धारित करते हैं तब हम मान लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल है, या कहें तो एक बार है। एक बार या एक वायुमंडल दाब पर, दाब हमने फिक्स कर दिया, एक बार या एक वायुमंडल दाब पर
वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस तापमान को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, या उस तापमान पर वो द्रव उबलने लगता है उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, अब हमें सीखना है ये वाष्प दाब क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। अब हमारा टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई द्रव है, उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब है। अब हमने क्या काम किया, उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, जैसे सपोज नमक डाल दिया, या फिर नमक न डालना हो तो यूरिया डाल दो, कोई भी पदार्थ उस पानी में डाल दो, मान लो जल में डाल दिया। तो जल का, जब जल शुद्ध था तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल का वाष्प दाब था वो वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता था, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता था, इसलिए जल का क्वथनांक था 100 डिग्री। अब हमने क्या काम किया, उस जल में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया, जैसे नमक डाल दिया है या यूरिया डाल दिया। तो हमने क्या देखा कि पहले तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग रहा था, मगर अब जल को उबालने के लिए हमें 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म करना पड़ रहा है। पता चला 102 डिग्री गर्म करना पड़ रहा है, 103 डिग्री गर्म करना पड़ रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो क्वथनांक है, जो विलयन बन के सामने आता है, उसका जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक से ज़्यादा हो जाता है, मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को ही हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब वृद्धि क्यों होती है इसको ऐसे समझो, हमारे पास कोई पदार्थ था, उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब था, हमने उसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया तो वाष्प दाब घट जाता है। और हमने आपको क्या बताया कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो उस तापमान को ही हम क्वथनांक कहेंगे। समझ में आ रहा ना? तो अब जब हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में डाला तो उसका वाष्प दाब घट गया। अब जब वाष्प दाब घट गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और वही ज़्यादा गर्म करने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो हम इस यहाँ पर भाषा क्या लिखेंगे, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ, या वैद्युत अनअपघट्य लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जब कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलकर विलयन बनाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाता है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमें विलयन को अतिरिक्त गर्म करना पड़ता है, अतिरिक्त गर्म करना पड़ता है, अर्थात विलयन का क्वथनांक
बढ़ जाता है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, इसको आप ऐसे समझो, बेहतर होगा आप इसको एक ग्राफ से समझो और बाकी की चीज़ मैं आगे सिखाता हूँ। देखो, हमारे पास ये है प्रेशर, या जिसको हम कहते हैं दाब, और ये है हमारा तापमान। मतलब एक्स अक्ष पर हमने लिया है तापमान को और वाई अक्ष पर लिया है हमने दाब को। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करते हैं वाष्प दाब बढ़ता है। ये दाब जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो ये कौन सा दाब है, वाष्प दाब है। कौन सा दबाव है, वाष्प दाब। जैसे जैसे हम तापमान में बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ता है। तो ये जो ग्राफ है, ये मान लेते हैं ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, शुद्ध विलायक का। किसका है, शुद्ध विलायक का ये ग्राफ है। इस तापमान पर इसका जो दबाव है वो एक वायुमंडल पहुंच गया। ये जो दबाव का पॉइंट है इसका वैल्यू कितना है, 1 atm, एक वायुमंडल, या कहें तो एक बार। तो ये देखो, ये विलायक है, मान लो जल है। तो जैसे जल का हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक बिंदु ऐसा आएगा जब जल का जो वाष्प दाब होगा वो कितना हो जाएगा, एक वायुमंडल। तो जिस तापमान पर वो एक वायुमंडल होगा वो कहलाएगा जल का क्वथनांक। हमने मान लिया ये जल का जो क्वथनांक है ये T1 है। कितना है, T1 है, या T0 कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो जल का क्वथनांक है वो कितना है, T1 है। ये T1 ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, इस जल में यूरिया या नमक डाल दिया और हमने उसका वाष्प दाब देखा। तो जैसे ही हमने इसमें यूरिया या नमक डाला तो हमने क्या देखा, इसका वाष्प दाब तो घट गया। अब इस वाष्प दाब को हमें फिर से कहाँ ले जाना है, एक वायुमंडल दाब पर। देखो, जैसे ये था शुद्ध विलायक, इसमें जैसे ही हमने यूरिया डाला तो इसका वाष्प दाब घट गया। देखो, वाष्प दाब घट गया यहाँ पर। अब इस वाष्प दाब को हम फिर तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इसको हमें कहाँ तक बढ़ाना है, जब तक कि वो फिर से कितना ना हो जाए, एक वायुमंडल प्राप्त ना कर ले। तो जिस तापमान पर वो एक वायुमंडल दाब प्राप्त करेगा उस तापमान को हमने कह दिया T2। ये जो T1 है ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। शुद्ध विलायक मतलब जब प्योर वाटर है, जल को अगर हम विलायक ले लें तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री मान लेते हैं। T1 100 डिग्री है। और ये T2 क्या है, ये जब उसमें हमने यूरिया या नमक वगैरह घोल दिया, वाष्पशील पदार्थ घोल दिया, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया, T2 हो गया। तो आप बताओ क्वथनांक में वृद्धि क्या हुई। तो अगर हम बोलें कि क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई, तो आप कहोगे क्वथनांक में वृद्धि हुई, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा TB। इस तरह लिखते हैं, क्वथनांक में वृद्धि को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा TB। डेल्टा मतलब चेंज, TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट में चेंज है, बॉइलिंग टेम्परेचर में जो चेंज है वो कितना हुआ। तो आप कहोगे बाद वाले टेम्परेचर में से पहले वाला टेम्परेचर घटा दो, तो T2 - T1, ये हमारा क्वथनांक का उन्नयन हुआ। तो ये T1 क्या चीज़ है, तो आप T1 बोलोगे ये है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध विलायक का क्या है, ये क्वथनांक। और T2 क्या है, ये है विलयन का क्वथनांक। ये है विलयन का क्वथनांक। और डेल्टा TB तो लिखा ही हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। तो बच्चों ध्यान से सीखो, बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ें अगर हम समराइज़ करें तो हम आपसे पूछें क्वथनांक क्या होता है, तो आप उसको लोअर क्लास के हिसाब से बताओगे तो क्या बोलोगे, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उस तापमान को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। मगर यहाँ हम परिभाषा को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास कोई द्रव है तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है। अगर हम तापमान बढ़ाएं तो वाष्प दाब बढ़ेगा।
तो जिस तापमान पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो उस तापमान को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की ये परिभाषा आप दिमाग में बैठा लीजिए। कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो बहुत स्ट्रेट आंसर है कि जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उस तापमान को हम उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम उस शुद्ध विलायक में कोई पदार्थ घोल दें और वो पदार्थ कैसा है, अवाष्पशील है, वैद्युत अनपघट्य है, मतलब टूटता नहीं है आयनों में, तो हम क्या देखते हैं कि अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ यदि हम डालें तो वाष्प दाब घट जाता है। ये देखो वाष्प दाब यहाँ था, घट गया। ये किस चीज़ का ग्राफ है? ये विलयन का ग्राफ है, ये विलयन का ग्राफ है। तो विलयन का जो वाष्प दबाव होता है वो विलायक से घट जाता है और हमें इसको फिर से कहाँ लेके जाना है? वाष्प दाब को वायुमंडलीय दबाव तक ले जाना है, मतलब तापमान में बढ़ाएंगे तो वायुमंडलीय दाब तक पहुँचेगा एंड फाइनली टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, मतलब कुछ हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और इसलिए जो विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक से ज़्यादा हो जाता है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और इस क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। डेल्टा टीबी से इसे प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर होता है T2 - T1। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो डेल्टा टीबी होता है इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग बना देते हैं कि चलो हेडिंग ना लिखो, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, हेडिंग के पार्ट से मैं आगे लिख दूंगा। ठीक है। अभी देखो प्रयोगों द्वारा पाया गया, प्रयोगों द्वारा पाया गया, आपको प्रयोग करके नहीं दिखाना है, ये वेल प्रूव्ड है। प्रयोगों द्वारा पाया गया, क्या पाया गया कि डेल्टा टीबी समानुपाती होता है स्मॉल एम के। ठीक है। समीकरण नंबर इसको 1 बना दे रहे हैं, इसको 2 बना दे रहे हैं। ये m क्या है? m बराबर है विलयन की मूललता। क्या है ये? विलयन की मूललता। और अगर समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? KB × m। समीकरण नंबर हो जाएगा 3, जहां KB क्या है? जहां KB बराबर है, इसको हम बोलते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक। मूलल उन्नयन स्थिरांक, इसको आप पहले लर्न करो। मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ आपको बाद में। पहले आप 2 चीज़ें दिमाग में रखो कि जो क्वथनांक उन्नयन है ये तो समझ में आ गया। अब क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा पूछी जाएगी तो ठीक है, मगर क्वथनांक उन्नयन में परिभाषा से ज़्यादा ज़रूरी है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। तो वो फॉर्मूले हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि प्रयोगों द्वारा क्या पाया गया कि विलयन की जो मोललता होती है, मोललिटी होती है, स्मॉल m होता है, क्वथनांक उन्नयन उसी के समानुपाती होता है। ठीक है। तो डेल्टा टीबी समानुपाती होता है m। ये वेल प्रूव्ड है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो विलयन का क्वथनांक उन्नयन है ये उस विलयन की मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। और अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक निकल के आता है और इस स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्टूडेंट देखो हम लोगों ने जस्ट अभी क्वथनांक उन्नयन में क्या सीखा कि जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी है ये समानुपाती होता है विलयन की मोललता के। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो डेल्टा टीबी बराबर आया KB × m। ये दोनों फॉर्मूले हम सवालों में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो डेल्टा टीबी है इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, और इसको हम निकालते कैसे हैं? तो डेल्टा टीबी बराबर बताया था विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इस तरह से हम डेल्टा टीबी निकालते हैं। ये जो KB है इसको हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको क्या कहा जाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बच्चों देखो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है मोलल उन्नयन
स्थिरांक की परिभाषा को लिखो तो मैं इसी टॉपिक पर आता हूँ। हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो इसके लिए आप ऐसा समझो, हमने जो फॉर्मूला लिखा है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, ये वाला फॉर्मूला हमने समीकरण नंबर 2 में लिखा है। इसमें अगर हम के बी का सूत्र देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बटे एम, ये हो जाएगा। यदि एम बराबर 1 मोलल हो तो मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, के बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी। इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। अब इस समीकरण 4 की सहायता से हम परिभाषा को लिख सकते हैं। हम परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए हम परिभाषा लिखेंगे एक मोलल विलयन, एक मोलल सांद्रता वाले विलयन, एक मोलल सांद्रता वाले विलयन के क्वथनांक में उन्नयन या इसको हम कह सकते हैं वृद्धि को हम उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। 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 इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई। अब बच्चों देखो थोड़ा सा, सबसे पहले बात आती है ये एक मोलल सांद्रता वाला विलयन क्या है। तो देखो मोलरता, नॉर्मलता ये डिटेल में आपको पढ़ाया जा चुका है। आप सभी बच्चे जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हों वो पहले ये पुराने वाले वीडियो देखें, तब उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ ये जो एक मोलल विलयन है ये कैसे बनता है। हमारे पास 1 किलोग्राम हमारे पास कोई विलायक है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक कितना है, 1 किलोग्राम। हम उसमें विलेय पदार्थ घोलते हैं 1 मोल। तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ को घोलने के बाद जो विलयन मिलता है उस विलयन को हम बोलते हैं एक मोलल विलयन। तो एक मोलल विलयन की परिभाषा बड़ी सरल है। 1 किलोग्राम विलायक में यदि 1 मोल विलेय पदार्थ को घोला जाए तो आउटपुट में जो भी विलयन हमको मिलता है उस विलयन को हम एक मोलल विलयन कहते हैं। अब आप खुद बताओ कि यदि हम 1 मोल विलेय पदार्थ घोलेंगे किसी विलायक में तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। उस क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगी उस वृद्धि को नाप लेते हैं और उस वृद्धि को ही उस विलायक का हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मान फिक्स होता है, हर विलायक के लिए इसका मान फिक्स होता है। ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ये विलेय के कणों की प्रकृति पर, उनकी संरचना पर निर्भर नहीं करता है। ये एक अणुसंख्यक गुण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा सिंपल है, आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए कि एक मोलल सांद्रता वाले विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वही उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर है। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक, केबी का मात्रक। देखो अब आप बताओ, ये समीकरण नंबर 2 देखो तो आपने क्या देखा है, डेल्टा टी बी बराबर क्या है, के बी इंटू एम। तो के बी बराबर क्या लिखेंगे, के बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो आप बताओ के बी का मात्रक क्या होगा, के बी का मात्रक क्या होगा। तो आप बोलोगे डेल्टा टी बी का मात्रक बटे एम का मात्रक। ठीक है, देखो
TB का मात्रक होता है केल्विन। भाई ये क्वथनांक है, क्वथनांक को आप डिग्री सेल्सियस में नाप सकते हो या केल्विन में नाप सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ केल्विन लिया। और मोललता का मात्रक होता है किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा Kb का जो मात्रक आएगा वो Kb का मात्रक क्या होगा, Kb का मात्रक हो जाएगा केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये लर्न कर लीजिएगा, Kb का मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। कभी कभी डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल दिया रहता है, तो वो एक ही चीज़ है। तब हम क्वथनांक को डिग्री सेल्सियस में नाप रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी कभी कभी दिया हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो बच्चों, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि क्वथनांक उन्नयन की सहायता से हम विलेय के अणुभार की गणना कैसे करेंगे। तो मैं टॉपिक यहाँ लिखता हूँ, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय का अणुभार जिसको हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, विलेय का अणुभार, या इसी को कभी कभी लिखा रहता है आणविक द्रव्यमान की गणना। ये कैसे करते हैं इसको देखो, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं इसको सीख लो, बिल्कुल सरल है। अभी अभी आपने सीखा डेल्टा TB बराबर क्या होता है, KB इंटू M। बस ये जो M है, इस M का मान रख दो। आपने मोललता का सूत्र पढ़ा हुआ है, बस वही मोललता का आप यहाँ पर मान रखो, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो यहाँ पर आप देखो स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। ये स्मॉल m क्या है, तो ये है विलेय का अणुभार। क्या है ये, विलेय का अणुभार। ये कैपिटल M क्या है, कैपिटल M करो, कैपिटल W क्या है, ये है विलायक की ग्राम में मात्रा। क्या है ये, विलायक की ग्राम में मात्रा। और आपको पता है डेल्टा TB क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये है क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है, जिसको हम कैसे निकालते हैं आपको ये बताया जा चुका है। डेल्टा TB हम निकालते कैसे हैं, विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देते हैं, और ये जो KB है इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये सारी चीज़ें आपको सवाल में दी होती हैं, कोई एक चीज़ मिसिंग होती है, वो एक चीज़ मिसिंग आप यहाँ पर रखते हो वैल्यू। और ये जो फॉर्मूला है, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और इस टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आपको आते हैं। तो बच्चों, यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरह से आप नोट्स बना लो। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है, डेल्टा TB समानुपाती M, मतलब मोललता के समानुपाती। फिर दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, और फिर आपने इस मोललता का मान रख दिया था, तो एक तीसरा फॉर्मूला निकला था स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। ये 3 फॉर्मूले आपने सीख लिए थे। इसमें किस टर्म का क्या मतलब है ये आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ पर जो KB है, जिसको हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी परिभाषा वगैरह मैंने आपको सिखा दी है। की गणना, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना, या यहाँ पर लिख रहा हूँ KB की गणना, KB की गणना एक अन्य सूत्र से भी की जाती है, एक अन्य सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र कम यूज़ होता है, बट आपको याद रखना है KB बराबर जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो RT² अपॉन 1000 LV, RT² अपॉन
1000 LV, ये होता है सूत्र। इसमें क्या क्या चीज़ है? R होता है जिसको हम बोलते हैं गैस स्थिरांक, इसका मान आपको पता है। जो T है उसको हम बोलते हैं द्रव का क्वथनांक, केल्विन में द्रव का क्वथनांक, और मात्रक कौन सा लेना है? केल्विन। और LV जो है वो क्या है? द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, सवाल में ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, किसी द्रव के लिए Kb निकालना होता है, और जब आपका Kb निकल आएगा तो Kb का मान आप यहाँ पर रख देते हो, तो कुछ एक चीज़ मिसिंग होती है और वो मिसिंग चीज़ आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। फिलहाल आपको यहाँ क्या सीखना है कि जो Kb है उसकी हम गणना इस सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जब आप सवाल सॉल्व करते हो तो वहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक ये दिया रहता है। मोलल स्थिरांक अगर दिया रहता है तो सूत्र चलता है डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये सूत्र चलता है। और कभी कभी इसकी जगह एक नया टर्म दिया रहता है। वो नया टर्म क्या है? इसको हम बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये दिया रहता है। तो जब मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया रहता है तब हम इस सूत्र में थोड़ा सा चेंज करते हैं और सूत्र क्या लिखते हैं? डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल w इंटू 100, यहाँ 100 आता है, अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये सूत्र चलता है जब हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? आणविक उन्नयन स्थिरांक। ध्यान रखना, अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक सवाल में दिया है तो ये सूत्र लगाएंगे, और अगर सवाल में आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है तो ये सूत्र लगाएंगे। अब आप कहोगे सर आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर क्या होता है? तो देखो, आपने मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि 1 किलोग्राम विलायक में यदि हम 1 मोल घोलते हैं तो वो जो विलयन बनता है वो बनता है 1 मोलल विलयन। ध्यान से समझना है, 1 किलोग्राम विलायक अगर हम लेते हैं, 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं, उसमें अगर हम किसी विलेय का 1 मोल घोलते हैं तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उस उन्नयन को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक KB कहते हैं। अब हमें क्या करना है? विलायक लेना है मगर 100 ग्राम लेना है। ध्यान रखना, 1 किलोग्राम नहीं लेना है। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000, इसलिए हमने यहाँ पर सिंबल में 1000 यूज़ किया। अब हमें क्या करना है? 100 ग्राम विलायक लेना है, 100 ग्राम विलायक लेना है, और विलेय कितना घोलना है? 1 मोल। विलेय घोलना है 1 मोल, तो 100 ग्राम विलायक में अगर हम 1 मोल विलेय को घोल दें और फिर क्वथनांक में जो उन्नयन मिलता है उस क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को अब हम एक नया नाम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आणविक उन्नयन स्थिरांक, या जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है? इन दोनों में अगर हम संबंध निकालना चाहें तो एक संबंध भी निकाल सकते हैं। इसका संबंध बड़ा सिंपल सा संबंध होता है कि जो हमारा आणविक उन्नयन स्थिरांक होता है, आणविक उन्नयन स्थिरांक जो होता है, आणविक उन्नयन स्थिरांक होता है, वह बराबर होता है 10 गुणा मोलल उन्नयन स्थिरांक के, 10 गुणा मोलल उन्नयन स्थिरांक के, उन्नयन स्थिरांक के। मतलब जो आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया होगा उसमें 10 का गुणा कर दोगे तो आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक निकल कर सामने आ जाएगा। तो पेपर में देखना है होगा कि हमें क्या दिया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है या आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया है, तो हमें फॉर्मूले को अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। ज़्यादातर केसेस में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया होता है। तो ये आपकी ओवरऑल समरी थी। मैं एक बार जल्दी रिपीट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कोई द्रव जिस तापमान पर उबलता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम मोल्ड करके कैसे बोलेंगे? जिस तापमान पर किसी द्रव का
वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्लियर? जब हम उस द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो हम देखते हैं उसका वाष्प दाब घट जाता है, और वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए हमें द्रव को ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, मतलब उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, और क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा टीबी बराबर कैसे निकलता है? T2 - T1। ये T2 क्या है? विलयन का क्वथनांक, और T1 क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इस तरह से निकालते हैं। फिर हमने प्रयोगों द्वारा ये फाइंड आउट किया कि जो क्वथनांक उन्नयन है ये विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल m होता है। ये मूललता के समानुपाती होता है, इसका मतलब है ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है, उनकी संरचना पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अणुसंख्य गुण है। क्लियर है? इसके बाद समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक स्थिरांक मिला। इस स्थिरांक को हम मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम अणुभार की गणना भी कर सकते हैं। कुछ खास नहीं है, बस मूललता का सूत्र उठाकर लगा देना है। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का सवालों में ढेर सारा इस्तेमाल होगा। इसमें केबी मूलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा, स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल W जो है वो विलायक की ग्राम में मात्रा को इंडिकेट करता है। ठीक है? अब जो केबी है कभी कभी सवाल में दिया रहता है, कभी कभी सवाल में दिया नहीं रहता है, तो ये मान दिए रहते हैं। केबी की गणना इस सूत्र से भी कर सकते हैं। इस सूत्र को आपको लर्न करना पड़ेगा। केबी का मान निकालने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूत्र में R गैस स्थिरांक है, T क्वथनांक है, और LV द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो केबी यहाँ से निकाल लिया, और इस फॉर्मूले में हमने केबी का मान रखा, और तमाम मान दिए रहेंगे। वो मान में से कोई एक मान मिसिंग होगा, और उस मिसिंग मान को हम निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। सवाल में कभी कभी मूलल उन्नयन स्थिरांक की जगह पर आणविक उन्नयन स्थिरांक शब्द दिया रहता है। अंतर कुछ भी नहीं है। मूलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या बताई थी कि एक मूलल विलयन या कहें तो 1 किलोग्राम विलायक में जब 1 मोल पदार्थ घोलने पर जो क्वथनांक का उन्नयन होता है तो उसी को हम बोलते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक। बस यहाँ पर अंतर इतना सा है कि 1 किलोग्राम पदार्थ ना लेकर 100 ग्राम विलायक लेना है, और उसमें 1 मोल विलेय को घोलना है, और फिर जो क्वथनांक में उन्नयन आएगा उस क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को अब हम एक नया नाम देंगे, जिसको हम बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। और जब हम आणविक उन्नयन स्थिरांक के सवालों को सॉल्व करते हैं तो यही फॉर्मूला है, बस 1000 की जगह 100 आ जाएगा, और डिटो सेम चीज़ है। यहाँ केबी को क्या बोलेंगे जब 1000 है तो मूलल उन्नयन स्थिरांक, और इसी केबी को अब हम एक नया नाम देंगे आणविक उन्नयन स्थिरांक। कभी कभी पूछ लेता है कि मूलल उन्नयन स्थिरांक कितना है, तो बताओ आणविक उन्नयन स्थिरांक कैसे निकलेगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक मूलल उन्नयन स्थिरांक का 10 गुना होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इतनी चीज़ को बढ़िया तरीके से रिपीट करके देख लो, किताब से पढ़ लो, और फॉर्मूलों को बढ़िया तरीके से कॉपी पे नोट डाउन कर लो। अब हम इसके बाद जो अगला वीडियो लेंगे उसमें हम क्वथनांक में उन्नयन के ढेर सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन के, रेफरेंस बुक के कई सारे सवाल सॉल्व करेंगे, और ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत संभावना है। बहुत सरल टॉपिक है, अच्छे तरीके से इसको आप रिपीट कर लो। और ये चैप्टर 7 नंबर का आना है, इसलिए आप सभी बच्चे पुराने वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो जल्दी जल्दी फटाफट देख डालो, और सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर लो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैं एक एक चीज़ इसमें कवर कर रहा हूँ। सभी लोगों को यदि अगर ये वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।